दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये सीडीपी यानी बाल विकास की चौथी क्लास है। इसके पहले बाल विकास में सीटेट सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 से लेकर 5 तक थ्योरी की क्लासेस चल चुकी है। यदि आप थ्योरी की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस देख लें, ताकि बाल विकास के प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आइए आज की क्लास लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो ए नंबर दिया गया है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। क्या ये बात सत्य है? फिर उसके बाद विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है। तो ये बात दोनों सत्य हैं। क्या विकास की प्रक्रिया जो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं एक निश्चित समय पर होता है, ये दोनों बात सत्य है। अगले में देखते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन कहा गया है, सी नंबर कहा गया है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुल समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये भी बात सही है। यानी एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं देखी जाती है। जैसे मानव जाति का विकास अगर देखना है तो किसी भी जाति के बालक, कहीं का भी बालक हो, चाहे इंडिया का हो या कहीं फॉरेन का बालक हो, उनका जो विकास होता है एक निश्चित समय पर एक क्रमानुसार होता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा राइट है। तो इसमें से ऑप्शन दिए गए केवल ए, सी, बी या ए सभी, तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट है। तो ये सभी हो जाएगा। तो 10वें का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता शिक्षक की सहायता करता है। क्या बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षा विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या चौथा ऑप्शन शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें से जो तीसरा ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो 11वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है या आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? पहला माध्यमिक शिक्षक के लिए, दूसरा विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, तीसरा प्राथमिक शिक्षक के लिए, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है दोस्तों किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो होता है प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सर्वाधिक जरूरी होता है। तो 12वें का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। यानी बाल विकास के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। पहला मित्रों के, दूसरा व्यवहार के, तीसरा ज्ञान के, चौथा कक्षा के साथियों के। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालक के व्यवहार के। बाल विकास के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है दोस्तों? उस बालक का व्यवहार कैसे है, किस प्रकार वो व्यवहार करता है, उस व्यवहार को जानकर शिक्षक जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास करेगा। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। तो 13 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए नंबर में दिया गया है, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी नंबर बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, तीसरा बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया था? बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक होती है? तो इसमें ए, बी, सी 3 दिए थे, उसके बाद कूट दिया गया है केवल ए, केवल बी, केवल सी या ए सभी।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा जो है 14वें का जो ये कह रहा है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए क्या? बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए आवश्यक होती है। यानी शिक्षकों के लिए बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी इसलिए होती है क्योंकि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए वो हेल्प करता है शिक्षक की, और बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि को अपनाने के लिए भी हेल्प करता है, शिक्षक की हेल्प करता है, और बालक के उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए भी जो बाल मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षक को हेल्प करता है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा उपयुक्त चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक, यानी आंतरिक का मतलब ये होता है जब बालक खुद अपने अंदर से मोटिवेट होता है तो उसे आंतरिक कारण बोला जाता है। अंदर से पढ़ने के लिए या अच्छा कुछ करने के लिए जब अंदर से एक इच्छा जागृत होती है वो आंतरिक कारण होता है। तो कौन कौन से आंतरिक कारण हैं? बुद्धि, शारीरिक कारण या अनुवांशिक गुण। तो ये बालक के विकास के लिए ये आंतरिक कारण तीनों जो है आंतरिक कारण है। तो इसमें कूट दिया गया है केवल ए बी, केवल सी या उपरोक्त सभी। तो जो हमारे ये सभी जो है बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसमें बोला गया था ये सभी। तो हमारा 15वें का जो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन दोस्तों, 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? जब ये आंतरिक अंदर अपने अंदर होता है और बाह्य होता है बाहरी कारण होता है जो परिवार या पड़ोस या इन्वायरमेंट के माध्यम से होता है। तो जैसे निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या फिर जीवन की घटनाएं। तो आर्थिक स्थिति भी बालक के विकास करने का एक बाह्य कारक होता है। सामाजिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक बाह्य कारक होता है। फिर जीवन की घटनाएं जो होती हैं बालक के विकास करने में जो बाह्य कारक प्रभावित करने में बाह्य कारक होता है। कैसे? जैसे आर्थिक कोई गरीब बच्चा है, अगर उसको अच्छे से कापी किताब पेन पेंसिल कटर ना मिल पाए तो वो अच्छे तरीके से वो पढ़ नहीं पाएगा और उसके विकास में बहुत अच्छा उसका विकास नहीं हो पाएगा, ना शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा। तो ये भी बाह्य कारक है। फिर सामाजिक स्थिति, किस समाज में पल रहा है, वो कैसे कैसे समाज के वहाँ लोग हैं, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जीवन की घटनाएं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो जीवन की घटनाएं भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक आते हैं। तो हमारा कोड दिया गया है ए बी या बी सी या ए सी या सभी। तो हमारा ये सभी आंसर हो जाएगा। तो 16 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, यानी शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है या प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है या आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो इसमें कोड दिया गया है केवल ए सही है या बी सी सही है या ए बी सही है, उपरोक्त में से सभी सही है। तो 17वें का क्वेश्चन, 17वां जो है जो क्या कहा है, शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा क्या करता है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं। बालक किस प्रकार का बालक है, समस्यात्मक बालक है, कैसा बालक है, सृजनात्मक बालक है या बहुत अच्छा बालक है जिसको बोलते हैं प्रखर बुद्धि वाला। तो ऐसे बालक को जानकर उसको उसी हिसाब से अगर आप अच्छे से उसको शिक्षा प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन दिया गया आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं, ये बात गलत है। बालक के आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकर आप उसको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसको सभी बच्चों के साथ साथ शिक्षा देना जरूरी होता है। तो ये सी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट कौन कौन सा हो जाएगा, ए और बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें ए और बी तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन 17वें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान है। तो कैसा विज्ञान है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान कैसा विज्ञान है उसको हमको छांट के बताना है। तो 18वें में है जो
शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान होता है मानव के व्यवहार का जो होता है मनोविज्ञान होता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव के व्यवहार का। तो 18वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किसी बात का अध्ययन किया जाता है? पहला, बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, या बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, या बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, या बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। यानी बाल मनोविज्ञान में कब तक अध्ययन किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में जो है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो 19वें का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है या जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्ण कथन में सहायक, या बाल निर्देशन में सहायक, या शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, या बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसमें से कहा क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो हमारा 20वें का जो तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, इसको जो है निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसी को नहीं रखा जाता है, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, इसको इसमें नहीं रखा जाता है। तो 20वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कह रहा है, 21वां क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों इसमें है ही नहीं 21वां क्वेश्चन। 20 के बाद यहाँ पे 22 आ गया है, 21 तो स्किप हो गया दोस्तों। चलिए छोड़ते हैं इसको, हम यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो 22 का हमारा हो जाएगा, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, या संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना, या फिर सान्निध्य संगति की आवश्यकता। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ क्या संबद्ध नहीं है। तो 22 का हमारा तीसरा ऑप्शन देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यही बात, ये संबद्ध नहीं है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ये संबद्ध नहीं है। तो हमारा 22वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार जो है अंतः संबद्ध सिद्धांत से संबंधित है, या निरंतरता के सिद्धांत संबंधित है, या एकीकरण से संबंधित है, या फिर अंतःक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है प्रायः निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है विकास जो है जन्म से लेकर पूरे जीवन आजीवन चलती रहती है। तो 23वां का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तीसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसको आपको पहचान के बताना है। तो विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये बात सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो 24वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो जो आंशिक पुनर्बलन होता है दोस्तों, वो जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा, उसको बार बार डांटना चाहिए, कभी कभी डांटना चाहिए, या कभी कभी आप उसको समझाएं, बार बार मोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो अधिक प्रभावशाली होता है। रोज़ाना आप उसको समझाएंगे बहुत अच्छे पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। यदि आप कभी कभी उसको समझाएंगे कि अच्छा पढ़ने से ये लाभ होता है,
और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये होता है। तो उसमें जो है आंशिक पुनर्बलन में जो बालक जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास का शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। यह विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। यह शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। यह खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। तो 26 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या सत्य है? तो खेलना जो है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। तो 26 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यही कथन सत्य है, चौथा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। बाकी ऑप्शन शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होते हैं, ये साधक होते हैं, यानी उपयोगी होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित नहीं होते, प्रभावी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। शिक्षक एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी बात। विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये बात गलत है। विद्यार्थी कई प्रकार से सीखते हैं। तो ऊपर के तीनों गलत हैं। तो नीचे वाला जो ऑप्शन बोल रहा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, ये बात सही है। 26वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से 2 वर्ष पश्चात मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु क्या करता है, उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या या व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, या दूसरा विकास निरंतरीय होता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है और वो रोता है, चिल्लाता है, और जब अगले साल जब दोबारा विद्यालय जाता है तो वही जो आंखें उसकी भौहें तन जाती हैं और उसके कंधे जो है एकदम तन जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 27 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 28 क्वेश्चन, 28वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। या फिर सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 28 का जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बात गलत है। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। दूसरा, सिर से पैर की ओर। तीसरा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। चौथा, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो कैसे आगे बढ़ता है? वो विकास जो होता है हमेशा सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। यो क्या? विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत यही व्याख्या करता है कि जो विकास जो होता है, पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद पैरों की ओर वो विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो पहले सिर से पैर की ओर विकास बढ़ता है। तो 29वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। कैसे? परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, या शीर्षगामी या अधोगामी, या अधोगामी या शीर्षगामी, या अपरिष्कृत स्थूल या चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास।
तो इसमें बोला गया है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है अपरिष्कृत या स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास की ओर आगे बढ़ता है या तक है। तो चौथा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास अपरिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो विकास का सिद्धांत नहीं है उसी को हमको आंसर टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये बोला दोस्तों कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्तन होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी है। लेकिन इसमें नहीं है पूछा है, तो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, इसे प्रभावित करते हैं, तो यही बात सिद्धांत नहीं है। तो 31 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 32 विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है। पहला ऑप्शन दिया है अधोगामी, दूसरा ऑप्शन दिया है घुमावदार, तीसरा ऑप्शन दिया है शीर्षगामी, चौथा ऑप्शन दिया है विशिष्टता। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा। विकास का डैश सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है या आगे बढ़ता है। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है। जो हमारा अधोगामी सिद्धांत होता है ये बताता है। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य भाग से या मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर आगे बढ़ता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है। अधोगामी सिद्धांत ये बताता है। तो 32 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन बच्चों के विकास का क्रम। पहला ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, दूसरा पैरों से सिर की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, चौथा ऑप्शन हाथ से केंद्र की ओर होता है। तो बच्चे का विकास का क्रम जो होता है हमेशा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों का विकास का क्रम जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो 33 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए सीटेट जनवरी 2022 में अभी ये क्वेश्चन एकदम नया बन के आया हुआ है। तो बच्चे का विकास का क्रम जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 33 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल पेन जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का उपयोग करके एक मटर उठाना सीख जाता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, यह जो है संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है, या फिर शीर्षगामी सिद्धांत को दर्शाता है, या फिर सीप दूराभिमुख को दर्शाता है, या फिर साम्य धारण को दर्शाता है। क्या एक बालक है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल पेन जैसी बड़ी चीज़ें पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का उपयोग करके एक क्या करता है मटर उठाना भी सीख जाता है, मतलब छोटी मटर भी उठाना सीख जाता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला संरक्षण, दूसरा शीर्षगामी, तीसरा सीप दूराभिमुख, चौथा साम्य धारण। तो कौन सा होता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीप दूराभिमुख। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 34 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। दूसरा इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। या चौथा विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो 35वें का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर हमेशा चलता है। तो 35 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और रोज़ाना क्लास की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी अच्छी से तैयारी कर सकें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।